दिनांक 15 जुलाई 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो एसएलपी दायर की गई थी छत्तीसगढ़ प्राथमिक में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को सेव करने के संदर्भ में इस मामले की सुनवाई हुई। हालांकि 15 जुलाई 2024 को अति व्यस्तता की वजह से मैंने आपको अपडेट नहीं कर पाया, लेकिन आप लोग के लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे थे इस मामले को एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए डेडिकेट करते हुए बना रहा हूँ। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। क्या कुछ हो रहा है छत्तीसगढ़ में और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी बचेगी या फिर डीएलएड कैंडिडेट को उनका हक मिलने जा रहा है, ऐसे तमाम प्रश्न जो भी आपके मन में उठ रहे होंगे इस वीडियो में हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चुका है कैंडिडेट्स के बीच में, क्योंकि इससे पहले छत्तीसगढ़ वाले मामले में ही सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त की तिथि निर्धारित की थी। तो दोनों मैटर अलग कैसे है इसको पहले समझते हैं। जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया 11 अगस्त के जजमेंट के आलोक में कि बीएड कैंडिडेट यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकते, यहाँ पर वो पात्र नहीं है और इनको हटा करके जो सर्विस रूल 2019 है जिसमें केवल डीएलएड कैंडिडेट एलिजिबल हैं उसके आधार पर नई मेरिट बनाई जाए, यानी कि डीएलएड अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाए और बीएड अभ्यर्थियों को हटाया जाए। उसके अगेंस्ट में श्री नवीन कुमार जी के द्वारा एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली जाती है। वो एक बीएड कैंडिडेट के द्वारा उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है, जिस मामले को सुनते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त 2024 की तिथि निर्धारित की थी उसे पुनः सुनने के लिए। तो वो मैटर जो है वो बीएड कैंडिडेट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है हाईकोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में। और ये वाला जो मैटर है जो 15 जुलाई 2024 को सुना गया, ये स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ यानी राज्य सरकार की एसएलपी है। हालांकि राज्य सरकार का अगर आप हाईकोर्ट में बहस देखेंगे, जब हाईकोर्ट में मामला चल रहा था उस समय स्टेट गवर्नमेंट साफ तौर पर ये बोल रही थी कि हाईकोर्ट जो भी जजमेंट पास करेगी हम उसका सम्मान करेंगे। लेकिन जब उनके ऊपर पॉलिटिकल दबाव बना, क्योंकि इतनी भारी संख्या में कैंडिडेट बीएड कैंडिडेट जो चयनित हैं उनको बाहर निकालने का आदेश हाईकोर्ट ने दे दिया है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर भी बनेगा क्योंकि राजनीति शुरू हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए बीएड कैंडिडेट के दबाव में और पॉलिटिकल प्रेशर के दबाव में स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाती है बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष को रखने के लिए। और इसी मामले की सुनवाई 15 जुलाई 2024 को हुई है। अब यहां पर देख सकते हैं जो इनके रिस्पोंडेंट बनाए गए हैं वो हाईकोर्ट में जो पिटिशनर थे उन्हीं को यहां पर रिस्पोंडेंट बनाया गया, यानी सीधे तौर पर यह समझ लीजिए कि जो हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था उसके अगेंस्ट में मामला यहां पर सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। और यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए ये जो केस सुना गया 15 जुलाई 2024 को और ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ और ऑनरेबल जस्टिस प्रसन्ना जी की बेंच में ये केस सुना गया है। ठीक है, और यहाँ पर मैं अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर जब आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मैटर को 17/948 ऑफ 2024 के साथ टैग किया जाए। 17/948 ऑफ 2024 वहीं श्री नवीन कुमार जी की याचिका है जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण लाइन्स सुप्रीम कोर्ट ने लिखी है जिससे निश्चित तौर पर जो चयनित बीएड कैंडिडेट हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, इन द मीन टाइम द इम्प्यून्ड जजमेंट मे बी इम्प्लीमेंटेड, यानी इम्प्यून्ड जजमेंट, किस जजमेंट की बात हो रही है? हाईकोर्ट के जजमेंट की। और ये जो है ये मे शब्द का प्रयोग किया गया है, मे वर्ड का प्रयोग किया गया है। मे का मतलब कि राज्य सरकार अगर चाहे, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन राज्य सरकार अगर चाहे तो वहाँ पर ये जो जजमेंट है हाईकोर्ट का उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, हाउएवर द सेम शैल बी सब्जेक्टेड टू फाइनल आउटकम ऑफ दिस पिटीशन, यानी जो हाईकोर्ट का जजमेंट है उसके आधार पर बीएड कैंडिडेट को बाहर करने के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और जो भी उनको बाहर किया जाएगा और डीएलएड को नौकरी दी जाएगी वो सारी प्रक्रिया जो होगी वो सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया है सुप्रीम कोर्ट में जो ये फाइनल ऑर्डर पास किया जाएगा इस रिट पिटीशन में उसके अंतर्गत। यानी कि राज्य सरकार चाहे तो वहाँ से बीएड कैंडिडेट को बाहर करके डीएलएड को नौकरी दे सकती है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया जो होगी वो सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया है इस रिट पिटीशन के। और ये जो मामला है वो 28 अगस्त 2024 को सुना जाएगा। अब ये तो हो गया फाइनल जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब कोर्ट में जो हियरिंग होता है उसे एक डायरेक्शन पता चलता है कि किस तरफ ये केस जा रहा है। तो इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब केस टेकअप हुआ तो बीएड के तरफ से जो सरकारी वकील थे उन्होंने अपना पक्ष रखना शुरू किया। उन्होंने ये बताया कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो रामशरण मौर्य वाला केस था उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को राइटली अलाउ करने की बात की है। वहीं पर 11 अगस्त 2023 के जजमेंट जो कि श्री देवेश शर्मा जी की याचिका पर थी उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को
अपात्र घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर जो सरकारी वकील थे उनके द्वारा ये पक्ष रखा गया कि एक ही मामले में दो कंट्राडिक्टरी डिसीजन आ गए हैं, इसलिए इस पर नए सिरे से विचार करना जरूरी है। इसके बाद से जो डीएलएड की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे श्री मनदीप काल्ला जी, उनके द्वारा कोर्ट को यह अवगत कराया गया कि सिमिलर मैटर के साथ पहले भी 10 से ज़्यादा याचिकाएं हो चुकी हैं और 10 की याचिकाएं यहां पर खारिज हो चुकी हैं। उन्होंने कोर्ट को यह भी अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश से एक याचिका बीएड वेलफेयर एसोसिएशन के मामले में इसी सिमिलर प्रेयर को लेकर के आई थी, जिसको कॉस्ट के साथ यहां पर रिजेक्ट किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो जो डीएलएड की तरफ से पक्ष रख रहे थे वकील, उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये आंकड़े को छुपा करके और ये सारी बातें नहीं बता रहे हैं कि सिमिलर मैटर ऑलरेडी 10 केस आ चुके हैं, जो कि ऑलरेडी डिसमिस किया जा चुका है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके साथ ही साथ मनदीप काल्ला जो कि डीएलएड की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे, उन्होंने कोर्ट को यह भी अवगत कराया कि 11 अगस्त के जजमेंट के आलोक में जब हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, उस डिसीजन से पहले जो आर्गूमेंट चले थे वहां पर राज्य सरकार खुद ये कह रही थी कि जो हाईकोर्ट का फैसला होगा हम उसका सम्मान करेंगे। और उनके इस स्टेटमेंट को सुप्रीम कोर्ट में वो कोर्ट करते हुए ये कहते हैं कि इनके मंशा पर ही सवाल उठता है कि जब आपने हाई कोर्ट में ये कहा था तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों आ रहे हैं, आप वो मैटर को इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं जो हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया है। लास्ट में उनके द्वारा ये भी बताया गया कि जो मैटर हाई कोर्ट में एक तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला मैटर था वो डिस्पोज हो चुका है। तो यहाँ पर पूरे मामले को लेकर के जो डीएलएड की तरफ से पक्ष रख रहे थे, उन्होंने ये कहा कि चूंकि ये ऑलरेडी स्वीकार कर चुके हैं कि हाईकोर्ट में जो कुछ भी डिसीजन होगा हम उसको पालन करेंगे, लेकिन ये उसको मान नहीं रहे हैं और उल्टा ये सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उस आदेश का पालन ना करने की वजह से 4 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। इनकॉम्पिटेंट कैंडिडेट यानी कि असक्षम कैंडिडेट, यानी बीएड के संदर्भ में उनका इशारा था कि वो नौकरी कर रहे हैं और जो योग्य कैंडिडेट हैं वो बाहर हैं। इसके बाद से जो बीएड के कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना बीएड के जो एडवोकेट थे वो अपना पक्ष रखना शुरू करते हैं और उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई इस बात को लेकर के कि जो डीएलएड के एडवोकेट हैं वो उसे इनकॉम्पिटेंट कह रहे हैं, यानी असक्षम कह रहे हैं, अयोग्य कह रहे हैं, जिसको लेकर के उन्होंने ये कहा कि बीएड जो डिग्री है वो हायर डिग्री है और डिप्लोमा जो है वो लोअर डिप्लोमा डिग्री है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कड़ी टिप्पणी ये कहते हुए दर्ज कराया कि बीएड जो हायर सेकेंडरी होता है कक्षा 12 तक के टीचर बनने की योग्यता रखता है, लेकिन यहाँ पर कक्षा 5 तक के पढ़ाने की बात हो रही है, 4 साल 5 साल 7 साल के बच्चों को पढ़ाने की बात हो रही है और ये कोई मैटर था ही नहीं डिस्कशन करने का। अगर आप 11 अगस्त का जजमेंट देखेंगे तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह मेंशन किया गया है कि बीएड ना तो हायर डिग्री है और ना ही हायर क्वालिफिकेशन है, ये एक डिफरेंट क्वालिफिकेशन है और डीएलएड के समकक्ष आने के लिए उसको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना पड़ रहा है। तो इसे ना तो हायर डिग्री माना है सुप्रीम कोर्ट ने और ना ही इसे सुपीरियर माना है डीएलएड से, बल्कि इसको डिफरेंट कोर्स माना है सुप्रीम कोर्ट ने। जो 11 अगस्त का जजमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पर ये बातें मेंशन की गई हैं। जब अब यहाँ पर जो सरकारी वकील थे उनको जब ये लगा कि हायर डिग्री वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और वो उस कोर्ट में भी इग्नोर कर रहे थे, तो उसके बाद से रामशरण मौर्य पर वो आते हैं और कहते हैं कि रामशरण मौर्य वाले में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को राइटली अलाउ किया गया है। अब यहाँ पर फिर से मनदीप काल्ला जी जो थे वो कोर्ट को अवगत कराते हैं कि यहाँ पर भी आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। अगर आप रामशरण मौर्य वाला केस देखेंगे जिसमें श्री यूयू ललित जी के द्वारा 2020 में जजमेंट दिया गया था, तो उसमें जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन है वो चैलेंज ही नहीं था। उसमें क्या चीज़ें चैलेंज थी मैं आपको बताता हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर 2018 दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन जारी होता है। इस पूरे मैटर को समझिए क्योंकि इसी से आप छत्तीसगढ़ का मैटर समझ पाएंगे। यूपी का मैटर मैं आपको बता रहा हूँ। 2018 दिसंबर में 69,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है। इसकी परीक्षा होती है 6 जून को, 7 जून को माफ़ कीजिएगा 6 जनवरी को, ठीक है, और 7 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक पब्लिक नोटिस निकाली जाती है ये कहते हुए कि इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो 60% और 65% होगा। कैटेगरी वाइज ये चीज़ें डिसाइड की गई थी, 65% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 60% रिजर्व कैटेगरी के लिए, जिसको लेकर के जो शिक्षामित्र हैं वो कोर्ट चले जाते हैं। पहले हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में इस मैटर को लेकर के जाते हैं, जहां पर ये कहा जाता है कि आप परीक्षा कराने के बाद से जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको डिसाइड नहीं कर सकते। हाई कोर्ट जो है वो शिक्षामित्रों के फेवर में फैसला देती है और जो 60% और 65% का क्वालिफिकेशन तय किया गया था उसको रद्द कर देती है। और इससे ठीक पहले जो 68,500 की भर्ती हुई थी जिसमें 40% और 45% क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किया गया था, वहीं यहाँ पर आदेश पारित कर दिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, जिसके बाद से जो राज्य सरकार है वो डबल बेंच में चली जाती है हाई कोर्ट के, और डबल बेंच
हाईकोर्ट जो है वो राज्य सरकार के फेवर में फैसला देती है और जो 7 जनवरी 2019 को क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किया गया था उसको सही ठहराते हुए 60% और 65% ही क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड कर दिया जाता है। इसके बाद से जब डबल बेंच का फैसला आ जाता है राज्य सरकार के फेवर में, तो शिक्षा मित्र फिर चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस डबल बेंच के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चल रहा था उसके बीच में कई और याचिकाएं इसमें लगती गई और वो सभी याचिकाएं इससे टैग होती चली गई। इसी से संबंधित बीएड को चैलेंज करते हुए भी एक याचिका दायर किया गया था, लेकिन बीएड को चैलेंज यहां पर 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं करके, बल्कि जो यहां पर अध्यापक सेवा नियमावली 1981 है जिसके अंतर्गत जो अध्यापकों की भर्ती होती है उसकी ये सेवा शर्तें इसमें मेंशन की गई है। 1981 के अंतर्गत बीएड अभ्यर्थियों को पहले शामिल नहीं किया गया, बल्कि जब परीक्षा हो जाती है उसके बाद जाकर के यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए संशोधन किया जाता है, जिसमें 20वां 21वां 22वां 23वां 24वां संशोधन जो था वो सारे संशोधन जो थे, अमेंडमेंट जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज थे और इसी एक अमेंडमेंट में से एक अमेंडमेंट बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने वाला भी था। तो यहाँ पर जो डीएलएड कैंडिडेट थे वो सुप्रीम कोर्ट में रामशरण मौर्य वाले में बीएड कैंडिडेट को इस प्रकार से चैलेंज करते हैं कि 1981 में जो संशोधन किया गया वो जब दिसंबर 2018 में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जब 6 जनवरी को परीक्षा हो जाती है, जब 7 जनवरी को क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड कर दिया जाता है, उसके बाद जाकर के ये संशोधन करते हैं, इसलिए ये वैलिड नहीं हो सकते। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी किया था कि चूंकि 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन जो है वो बाइंडिंग नेचर का है और कोई भी राज्य सरकार इसको इग्नोर नहीं कर सकती, और राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से बीएड को शामिल किया गया वो राइटली अलाउ किया गया क्योंकि ये बाइंडिंग नेचर का था। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के वैलिडिटी को लेकर के या फिर उस नोटिफिकेशन को बनाने की प्रक्रिया को लेकर के, जिस प्रकार से पहले जोधपुर हाईकोर्ट ने टिप्पणी किया और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया 11 अगस्त के जजमेंट में, उसका कहीं दूर दूर तक चर्चा ही नहीं था 2020 के ऑनरेबल जस्टिस यूयू ललित जी के जजमेंट में, क्योंकि वहां पर मैटर डीएलएड के द्वारा 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज ही नहीं किया गया था। सिर्फ और सिर्फ चैलेंज क्या किया गया था 1981 के जो संशोधन हुए थे, जो यहाँ की सेवा नियमावली है उसको केवल चैलेंज किया गया था। 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं किया गया था। इसको आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जब बिहार का छठा चरण वाला जो शिक्षक भर्ती हुआ है उसमें जो माननीय पटना हाईकोर्ट ने बाहर करने के आदेश दिए हैं उसमें भी जो बीएड की तरफ से पक्ष रखा गया उसमें यूयू ललित जी के द्वारा जो रामशरण मौर्य वाले केस में जजमेंट दिया गया उत्तर प्रदेश से संबंधित, उसका जिक्र किया गया, जिस पर माननीय पटना हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि रामशरण मौर्य वाला केस जो है वो अलग है और 11 अगस्त वाला जो जजमेंट है वो अलग है। 11 अगस्त के जजमेंट का ग्राउंड अलग है क्योंकि वहां पर 28 जून 2018 का गजट चैलेंज था, और रामशरण मौर्य वाला केस अलग है क्योंकि वहां पर 28 जून 2018 का गजट चैलेंज नहीं था। तो माननीय पटना हाईकोर्ट इसको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी है। और साथ ही साथ जब सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त का जजमेंट आने से पहले देवेश शर्मा जी की याचिका चल रही थी उसमें भी बहुत लंबे समय तक रामशरण मौर्य वाले केस पर चर्चा हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को, ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है अलग अलग हाईकोर्ट में भी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी 11 अगस्त का जजमेंट आने से पहले। अब यहाँ पर अगर आप छत्तीसगढ़ का मामला देखेंगे तो सारी चीज़ें बीएड के अगेंस्ट में है। एक तो इनकी ज्वाइनिंग ही 11 अगस्त के जजमेंट के बाद हुई है। अगर आप 11 अगस्त का जजमेंट देखेंगे, उसके बाद से बिहार वाला मैटर देखेंगे, उसके बाद से हाल ही में एमपी का क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन देखेंगे, सभी यही कह रहे हैं कि 11 अगस्त के बाद आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है। और इसी बात को लेकर के पॉइंट आउट किया डीएलएड की तरफ से जो एडवोकेट थे श्री मनदीप काला जी कि इनकी ज्वाइनिंग जब 11 अगस्त का जजमेंट आ जाता है उसके 1 महीने बाद होती है, लगभग 22 सितंबर से इनका ज्वाइनिंग शुरू होता है। इन सबको लेकर के उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ठीक है, आप हाईकोर्ट का जो भी जजमेंट है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा वो इस कोर्ट ऑर्डर के अधीन रखा गया। अब जो बीएड की तरफ से पक्ष रखने वाले वकील थे और जो सरकारी वकील थे उन्होंने कोर्ट को ये अवगत कराया कि बहुत सारे ऐसे बीएड भी सिलेक्टेड हैं प्राइमरी में जिनका ऊपर के पोस्ट में सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन चूंकि प्राइमरी में उनको उनके ज़िले में या फिर घर के पास उनको ज्वाइनिंग मिल रही थी, इसलिए वो हायर क्लास वाला टीचर का पोस्ट छोड़ करके प्राइमरी में ज्वाइन किए हुए हैं। और अगर उनको बाहर निकाला जाता है तो कहीं ना कहीं उनके साथ गलत होगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी दर्ज कराते हुए ये कहा कि अगर आप सब्जेक्ट टू आउटकम मैटर को जानते हुए भी प्राइमरी में अगर आप ज्वाइनिंग ले रहे हैं तो ये आप सब कुछ अवेयर होते हुए खुद से रिस्क ले रहे हैं, तो ये आपका रिस्क है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है। इसी प्रकार से आप देखेंगे बिहार के छठे चरण में बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो
रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी हो या फिर रेलवे में लोको पायलट की वैकेंसी हो, इसमें ज्वाइन होने के बावजूद भी वो नौकरी छोड़ करके आए थे और छठे चरण में जो वो ज्वाइन हुए थे वहाँ पर भी इस प्रकार की दलील दी गई थी, जिसे माननीय पटना हाईकोर्ट ने स्वीकार करने से मना कर दिया था। मतलब कि बिहार में भी जो भर्ती छठे चरण की हुई थी, अभी हालांकि वहाँ पर मैटर माननीय पटना हाईकोर्ट में पेंडिंग है, जो स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा वहाँ पर रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है और अब ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इसमें एक तरीके से आईए दाखिल करके नवीन कुमार जी की याचिका में। तो अभी यहाँ पर बिहार वाला मैटर अभी एक तरीके से आप ओपन मान सकते हैं जब तक कि फाइनल डिसीजन यहाँ से ना हो जाता हो। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से टिप्पणी किया और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया, अगर भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम रहते हुए अगर आप फिर भी प्राइमरी में ज्वाइन कर रहे हैं तो सब कुछ रिस्क जानते हुए आप खुद से रिस्क ले रहे हैं और इसके बाद से आपको बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। सीधे तौर पर यह इशारा था माननीय सुप्रीम कोर्ट का। तो कुल मिलाकर के यह है कि अभी तक के परिप्रेक्ष्य में जो बीएड कैंडिडेट हैं उन पर खतरा मंडरा रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी जो हाईकोर्ट का जजमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तरीके से कह दी है। राज्य सरकार स्वतंत्र है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो 28 अगस्त का जो जजमेंट आएगा, मतलब उस दिन अगर आ जाता है तो उसके अधीन ये इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। 28 अगस्त को अब देखिए क्या क्या मैटर लगा हुआ है। एक तो सबसे पहले वो वाला मैटर लगा हुआ है, आपको ज्ञात होगा कि जब हाईकोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया उसके बाद से बीएड कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनको अलाउ किया था काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो वाली याचिका भी 28 तारीख के साथ टैग है। दूसरा नवीन कुमार जी की याचिका भी टैग है। इसके अलावा 3 और केसेस हैं जो कि एक साथ टैग हैं और अब उसी के साथ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ये एसएलपी भी टैग हो चुकी है। अब सभी मामले की एक साथ सुनवाई 28 अगस्त 2024 को होने जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से अभी आप देखे होंगे जो ऑनरेबल जस्टिस धूलिया जी की बेंच में जब मामला चला था या फिर अभी ये हाल वाला जो कोर्ट ऑर्डर आप देख पा रहे होंगे 15 जुलाई को जो सुनवाई हुई है, दोनों में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट राहत देने से एक तरीके से इशारा कर रही है कि राहत देना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है बीएड कैंडिडेट के लिए। क्योंकि अगर एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई कर दिया अपना मध्य प्रदेश वाला जजमेंट और उस मध्य प्रदेश वाले जजमेंट में कोई भी परिवर्तन या फिर इंटरफेयर करने से ऑनरेबल जस्टिस ने इनकार कर दिया है। अगर आप देखेंगे जो नवीन कुमार जी की याचिका पर कोर्ट ऑर्डर पास हुआ था और अभी हाल ही में 15 जुलाई वाले इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीमेंट करने के लिए इस प्रकार से स्वतंत्रता दे दी है, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं ये चीज़ें बीएड के लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बिहार राज्य सरकार के द्वारा 28 अगस्त 2024 को ही श्री नवीन कुमार जी की याचिका में आईए दाखिल करके वो उपस्थित हो रहे हैं छठे चरण में माननीय पटना हाईकोर्ट ने जो आदेश पारित किया है उसके अगेंस्ट में। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें एक दूसरे के कंट्राडिक्शन हो जाएंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ये कहेगी कि हमें 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग मिली है फिर भी हमें सेफ करिए, और बिहार राज्य सरकार ये कहेगी कि हमारी ज्वाइनिंग 11 अगस्त से पहले हुई है इसलिए हमें सेफ करिए। मतलब दोनों आपस में ही एक तरीके से मैटर को और ज़्यादा उलझा देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा 28 अगस्त 2024 को कि क्या चीज़ें हो पाती हैं या नहीं। क्या बीएड कैंडिडेट की नौकरी बचेगी या फिर डीएलएड कैंडिडेट को उनका हक मिलने जा रहा है। ये 28 अगस्त 2024 को चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय की जाएंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।